मित्रों, दोस्तों, आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका इंडिया जी की क्लास में पुनः एक बार स्वागत। दोस्तों, अपनी राज्य दर्शन की एक श्रृंखला चल रही थी। तमाम राज्य होने के बाद कुछ पूर्वी भारत के राज्य बचे थे और पूर्वी भारत के राज्यों में दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं नागालैंड राज्य, जो पूर्वी 7 राज्यों में वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी विशेषताओं से ये जुड़ा हुआ राज्य है, बहुत सारी विशेषताएं इस नागालैंड राज्य की है। सबसे पहली बात तो ये कि नागालैंड का नाम नागालैंड क्यों पड़ा। नागालैंड भारत का राज्य कब बनता है, नागालैंड पर शुरू में किस वंश का अधिकार था, और हम तमाम तथ्यों को जानते हुए और इस छोटे से राज्य नागालैंड को आज जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अच्छे से शानदार कमेंट कीजिएगा और मैं इस राज्य को शुरू करता हूं। बेहद ही शानदार और बहुत ही बढ़िया दोस्तों राज्य, जिसका नाम है आपका नागालैंड। देखो दोस्तों, शुरू करते हैं नए राज्य को। आज का जो राज्य है इसका नाम है नागालैंड। सबसे पहली बात, नागालैंड जो है, इस नागालैंड की राजधानी जिसका नाम है कोहिमा। इस नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कौन सी है दोस्तों? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। दोस्तों, यहां पर एक वंश रहा करता था। ऐसा प्रमाण मिलता है कि 13वीं शताब्दी के आसपास यहां पर एक वंश था, जिस वंश का नाम था अहोम वंश। उस वंश का नाम क्या था दोस्तों? अहोम वंश करके यहां पर एक वंश हुआ करता था। बाद में यहां पर एक जनजाति हुई जिसका नाम था नगा जनजाति, या इस नगा जनजाति को नागा जनजाति के नाम से जाना गया। जैसा आप शब्द देख रहे हो, इसका अर्थ मत निकालना, नगा उन जनजाति का नाम है। और ये एक ऐसा राज्य है जिसके 80% से अधिक भाग पर अनुसूचित जनजाति का ही क्षेत्र है, जनजातीय प्रदेश है पूरा का पूरा। और ये बताया जाता है कि ये मूल रूप से मूल भारतीय मंगोलों का इनसे संबंध है। भारतीय जो मंगोल हुआ करते थे, उन भारतीय मंगोलों का इसका क्या है? नगा जनजाति का संबंध है। दोस्तों, नाम जरूर नागालैंड है, लेकिन एक बात आप जरूर और निश्चित रूप से याद रखना, आज भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी स्टेट लैंग्वेज, जिसकी राज्य भाषा जो है ना दोस्तों, यहां की राज्य भाषा इंग्लिश है। ये बात आप जरूर याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी राज्य भाषा इंग्लिश है। कैसी है? इंग्लिश है। दोस्तों, छोटा है लेकिन बहुत सारी विशेषताओं से ये जुड़ा हुआ राज्य है। ये आप देख लो, यहां का तराई प्रदेश छोड़ दो और बाकी यहां पर लगभग 70% भाग पर पर्वतीय भाग फैला हुआ है। कुछ हिमालय का है, कुछ अराकान का है, इस तरह से पर्वतीय भाग है। और यहाँ संसाधनों का अभाव हो तो देखो दोस्तों, 7 के 7 राज्यों में संसाधनों का अभाव तो है ही है। चलो, अपने इसके बारे में थोड़ा कुछ और देखते हैं। ये स्टार्टिंग में क्या था, इसके बाद में क्या कुछ बना, वो अपने देखते हैं। अभी आप देखो दोस्तों, सन 1957 में अब क्या हुआ, अब इसके बारे में थोड़ी और अन्य बातें जानते हैं। सन 1957 में ये बना केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या बना? ये बना दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बना। कब बना ये केंद्र शासित प्रदेश? 1957 में बना। और केंद्र शासित प्रदेश बनकर ये असम के राज्यपाल के अंडर में रहा। ये असम के राज्यपाल के अंडर में रहा। इतनी बात को याद रखना। फिर सन 1963 में ये भारत का एक राज्य बनता है। याद रखना, सन 1963 में ये भारत का क्या बनता है? राज्य बनता है। ये भारत का कौन सा राज्य बना? याद कर लेना, ये भारत का 16वां राज्य बना था। ठीक है जी, यहां तक तो आपके कुछ 4-5 बढ़िया फैक्ट आपके क्लियर हो गए। लेकिन दोस्तों, मैप नहीं तो कुछ नहीं। अपना सबसे मूल फंडा, सबसे मेन बात, मैप जरूरी है। मैप नहीं तो कुछ नहीं। चलो मैप की ओर बढ़ते, चलो इसको थोड़ा साफ भी कर लेते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा 13वीं शताब्दी में यहां पर अहोम वंश, 13वीं शताब्दी तक यहां पर अमोघ वंश ने राज किया। फिर एक जनजाति है नागा जनजाति शुरू से बताई जाती है, जो मूल भारतीय मंगोल क्षेत्र से है बताया जाता है। फिर इसके बाद में स्टेट, यहाँ की स्टेट लैंग्वेज जो है, यहाँ की राज्य भाषा जो है मेरे मित्रों, यहाँ की जो भाषा है वो कौन सी होगी? यहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश। और इसके बाद 1957 के बाद ये क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना। सन 1963 में ये भारत का कौन सा राज्य बनता है? सन 1963 में भारत का
16वां राज्य बनता है। चलो ठीक है जी, यहां तक अपनी बातें सब कंप्लीट होती है। अब हम मैप की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैप का भी आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। अभी आप देख रहे हो आपके सामने इस प्रकार से ये दक्षिणी भारत तैयार हुआ, और दक्षिणी भारत तैयार होने के बाद हम बढ़ते हैं उत्तर भारत की ओर, और उत्तर भारत की ओर बढ़ने के बाद दोस्तों यहां कश्मीर और ये लद्दाख क्षेत्र बना, और इस तरह से सिक्किम बनता हुआ ये पूर्वी भारत का क्षेत्र बना। तो दोस्तों इस तरह से आज आपका इंडिया काम चलाने के लिए आपके सामने तैयार है। हमें चाहिए मूल रूप से ये वाला एरिया। जैसा कि आपको बताया था, इस एरिया में टोटल 7 राज्य स्थित है। कितने राज्य आते हैं? 7 राज्य। और इन 7 राज्यों को बोला जाता है 7 सिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि 7 राज्यों में जनजातीय लोग पाए जाते हैं, जनजातियां पाई जाती है, पर्वतीय भाग लगभग पाए जाते हैं, और यहां पर एक जैसी भौतिक स्थिति है, एक जैसा यहां का क्लाइमेट है, और ये राज्य एक दूसरे की आवश्यकता के लिए आपस में निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको 4 राज्य मुख्य रूप से याद रखने पड़ेंगे। यहां पर सबसे पूर्व के बॉर्डर पे जो राज्य आएगा उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 कोई राज्य आएगा तो उसका नाम है नागालैंड, और नागालैंड के बाद दोस्तों तीसरा जो नाम आता है वो है मणिपुर राज्य, और यहां बॉर्डर पे चौथा जो राज्य आएगा उस राज्य का नाम है मिजोरम राज्य। दोस्तों आपने 4 राज्यों को देखा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और इसके बाद में कौन सा है? मिजोरम। अब आपने इतने सारे राज्य देखे। अब देखो दोस्तों, अब आपके सामने मैं छोटा सा एक मैप तैयार कर रहा हूं। इस तरह से एक छोटा सा राज्य, मात्र 16,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राज्य, छोटा सा राज्य, बिल्कुल नाम मात्र है। इसमें दोस्तों इसकी राजधानी दक्षिणी भाग में पड़ती है। अब आप पूछे कि नागालैंड की राजधानी नागालैंड के कौन सी भाग में स्थित है? दक्षिणी तो ऐसे यूं भी हो जाएगा, लेकिन आप इसको दक्षिण पश्चिम बोलो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। दक्षिण पश्चिम बोलोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब आप देखो दोस्तों, यह आपका हो गया आपका नागालैंड। नागालैंड के इस वाले भाग में, ये जो उत्तर पूर्व लगता है ना, यहां पर यहां एक राज्य लग रहा है जिसका नाम है अरुणाचल। अब आसपास कौन कौन से क्या लगेंगे वो बता देता हूं। यहां जो राज्य लग रहा है एक का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये जो भाग है उत्तरी और पश्चिमी एरिया, यहां लगता है असोम राज्य। कौन सा लगेगा दोस्तों? असोम राज्य। और दक्षिण में यहां लगेगा दोस्तों यहां वाला राज्य, इसका नाम है मणिपुर। और इधर आप सबको पता है एक देश लगता है जिसका नाम है बर्मा, या फिर इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब बताओ, यहां तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है कोई प्रॉब्लम? नहीं है तो आगे भी नहीं होने देंगे। अब देखना है हमें इस राज्य का क्षेत्रफल कितना है। इस राज्य का क्षेत्रफल 16,579। याद रख लेना, इस राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 16,579 वर्ग किलोमीटर। क्यों क्षेत्रफल है तो वर्ग किलोमीटर लगेगा, जाहिर सी बात है। तो यहां इतना इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं यहां पर जनसंख्या की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 19,78,000, 19.78 कर दो आप, नहीं आप एक ही बात है। 19,78,000 यहाँ की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का बड़ा बड़ा आंकड़ा आप सभी को पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व यहाँ का कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? दोस्तों मात्र यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 119 लोग निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व के मामले में कोई ये बड़ा राज्य नहीं है, ये बात आप जरूर ध्यान रखोगे। जनसंख्या घनत्व में कितने जनता यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करती है? 119 लोग। देखो दोस्तों, पूर्वी जो 7 राज्य है ना, पूर्वी 7 राज्यों में इनका आंकड़ा डाउन ही चलता है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ का लिंगानुपात। दोस्तों लिंगानुपात इस राज्य का 931 है। 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है? 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या दोस्तों यहां पर है 931। ये बात भी आप जरूर याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो यहां तक आपकी बात कंप्लीट होती है। साक्षरता का लेवल अच्छा है दोस्तों, बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते पर अच्छा है, ये याद कर लेना। 79% यहां पर लिटरेसी है, साक्षरता है। लेकिन यह भी एक बहुत गजब की बात है दोस्तों कि भारत का एकमात्र राज्य जिसकी राज्य भाषा इंग्लिश है। कितनी गजब की बात होगी दोस्तों ये। हाँ, इंग्लिश भारत में सर्वाधिक कहां बोली जाती है, स्पोकन के रूप में यूज होती है, तो आप याद रखना केरल।
क्योंकि केरल की लिटरेसी बहुत अच्छी है ना, 93.94% यहाँ की लिटरेसी है। इस लिटरेसी के प्रभाव के कारण इस तरह का आंकड़ा ये बना रहता है। ठीक है जी दोस्तों, यहां तक आपकी बात कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं, यहाँ की भौतिक विशेषताएं जो है। ठीक है, इंडिया जी की क्लास है, आप मारवाड़ी कौन बोला, मारवाड़ी आप बोलांगा सिर्फ राजस्थान जी की क्लास में। ठीक है, राजस्थान जी के मारवाड़ी में चालू, इंडिया जी के है सभी को समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ जनजातियां बहुत सारी निवास करती है कुदरती, कोई मणि यहाँ नागालैंड का कोई आदमी देखेगा तो उसको अपनी वाली भाषा समझ में नहीं आएगी। हिंदी एक ऑल ओवर भाषा है जो हर तरीके से हर आदमी को समझ में आ जाती है। ठीक है, अब आप एक स्थिति देखना, मिजोरम यहाँ है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। चलो 4 राज्य हो गया, चलो 4 राज्यों को यहाँ से हटा दिया। अब आप जानते हो मेरे मित्रों कि उत्तर भारत में इस तरह से एक हिमालय फैला हुआ है, पूरे उत्तर में फैला, लेकिन अपने इतना इतना बना लेते हैं। यहां उत्तर भारत में एक पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम क्या है, हिमालय। चलो जी, ये आपने देखा यहां पर हिमालय पर्वत का प्रदेश हुआ, ये बड़ा बड़ा आपके सामने मैं हाईलाइट करता हूं, ये लो जी आपका हिमालय प्रदेश। म्यांमार और भारत के बॉर्डर पर एक पर्वत फैला हुआ है, म्यांमार और भारत के बॉर्डर पर एक पर्वत फैला हुआ है मेरे मित्रों। उस पर्वत के कई नाम हैं। उस पर्वत को कहा जाता है अराकान पर्वत। उस पर्वत को क्या बोलते हैं, अराकान पर्वत। इसी पर्वत को कहा जाता है अराकान यान पर्वत। इसी पर्वत को कहा जाता है अराकान यान योमा पर्वत। देखो दोस्तों कितने नाम हुए, अराकान पर्वत, अराकान यान पर्वत, अराकान यान योमा पर्वत। कितना नाम हो गया, 3, 1 2 3। अराकान पर्वत किन 2 देशों की सीमा पर है, ध्यान रखना, अराकान पर्वत 2 देशों की सीमा पर है, भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमा पर हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत को नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सारामती, याद रख लेना, उत्तरी भाग में पड़ती है। इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सारामती। सारामती की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, सारामती की ऊंचाई है 3841 मीटर। सारामती की ऊंचाई कितनी होगी, 3841 मीटर सारामती की ऊंचाई होगी। यार तक कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आप मुख्य मुख्य यहां नदियों की बात करते हैं। इस राज्य की प्रमुख प्रमुख नदियां कौन सी है, छोटी छोटी नदियां हैं। इंडियन ज्योग्राफी में नदियों का कभी वर्णन नहीं किया जाता है क्योंकि इंडिया जीके में वही नदी इंपॉर्टेंट होती है, या तो कोई बड़ा कोई जलप्रपात बना रही है, कोई बांध बना रही है, या फिर उसकी लंबाई 1000 किलोमीटर के समथिंग उसी नदी को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, यहाँ छोटी छोटी नदियां देखा तो पर राजस्थान में 150 के आसपास नदियां हैं। नदियां तो बहुत है पर उनमें पानी की समस्या, पानी नहीं है। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं नदी कौन कौन सी है। यहां पर एक नदी जिसका नाम है धनसरी, हाँ धनसरी नाम है, धन की नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में एक नदी है दोयांग के नाम से, नदी का नाम है दोयांग। ध्यान रखना दिबांग दिहांग अलग है और ये अलग है। इसके बाद में नदी है दिखू, दिखू के बाद में झाजी। ये यहां की प्रमुख प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी, धनसरी, दोयांग, दिखू और इसके बाद में झाजी। 4 टोटल यहां पर क्या होगी, नदियां होगी। फिर से रिपीट कर लियो, सब पहली धनसरी, धनसरी के बाद में दोयांग, दोयांग के बाद दिखू, दिखू के बाद में क्या होगी, झांझी। अब बताओ क्या कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की, करो कमेंट, धड़ाधड़ कमेंट करके बताओ कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो, प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना अपनी क्लास चल रही है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी है। देखो भाषा याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागालैंड है तो यहां पर याद रखना, एक तो आओ भाषा, फेमस भाषा कौन सी है, एक है आओ भाषा, दूसरी है कोरियाक भाषा। भी राजस्थान में कई प्रकार की भाषाएं चलती है, आपको पता है राजस्थान में कई प्रकार की भाषाएं चलती है। इस तरह से भाषाएं यहां पर भी कई प्रकार की चलती है, लेकिन एक आओ होगी, एक कोरियाक भाषा होगी, एक यहां पर चांग अंगामी भाषा होगी, चांग अंगामी भाषा, याद रखना। ठीक है जी, इस तरह से ये 3 भाषाएं आप याद कर लेना, वरना एक भाषा और है जो म्यांमार के टच एरिया में चलती है, उस भाषा का नाम है सेम। उस भाषा का नाम क्या है, सेम भाषा। इस तरह से ये प्रमुख प्रमुख क्या होगी, यहाँ की भाषा होगी। याद रख लियोगा ना, फिजिकल फीचर्स यहाँ के मुख्य मुख्य वो आपको जरूर याद रखने जरूरी है।
त्योहार, अभी आदिवासी एरिया है पूरा, त्योहार सब अलग होगा। परिश्रमी बहुत है, सबसे ज्यादा महिला परिश्रमी प्रधान राज्य भी यही है। सबसे ज्यादा महिला परिश्रमी प्रधान राज्य कौन सा है? तो भी मेरे दोस्तों यही राज्य आएगा, यही राज्य आएगा। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख त्योहार कौन से हैं। पेपर में सीधा सीधा शब्द पे आ सकता है, यहाँ के त्योहार बताओ। देखो जी, एक यहाँ का त्योहार है जिसका नाम है तोखु, याद रख लियो, त्योहार को नाम क्या है? तोखु। हाँ, कहेंगे लाइव की प्रॉब्लम आ रही है, लाइव बस आजकल की समस्या है, आ समस्या भी अपनी कर देगा, दूर कर देगा। इसके बाद में एक त्योहार है तुलूनी, तुलूनी, याद रख लोगे कौन सा है? तोखु, तुलूनी। इसके बाद में त्योहार है मोन्यू, एक त्योहार कौन सा है? मोन्यू। ये तो के तीन प्रमुख त्योहार, तरह तरह की जनजाति पाई जाती है, वृक्षों पे रहने वाली भी यहाँ जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ का एक फेमस जो पेपर में आया हुआ है दोस्तों, उसका नाम है हार्नबिल उत्सव। हार्नबिल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आप बताओगे नागालैंड। इसके अलावा यहाँ जो सबसे प्रमुख जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम ही नगा है, उसको नागा जनजाति या नगा जनजाति के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा महिला परिश्रमी प्रधान राज्य आपका यही राज्य है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं यहां पर खेती के बारे में। एग्रीकल्चर, उत्पादन विशेष भारत में बड़े स्तर पे तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ की एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर ही लेता हूँ। यहाँ की खेती के बारे में आपसे बात कर ही लेते हैं। यहाँ जो खेती चलती है दोस्तों, उस कृषि को बोला जाता है जूमिंग कृषि। जूमिंग कृषि को यहाँ पर स्लैश भी बोलते हैं और साथ में इसको बर्न के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जूमिंग कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है? इसको स्लैश के नाम से भी जानते हैं, साथ में बर्न के नाम से भी जानते हैं। जूमिंग कृषि भाई है जो वनों में की जाती है। मैं कई बार इसके बारे में हर राज्य में बताता हूँ, अलग अलग नाम है दोस्तों। परंपरागत खेती है, परंपरागत आदिवासी लोग करते हैं, लकड़ी के हलों का प्रयोग होता है, प्राचीनतम तकनीक है, लागत भी कम आती है, उत्पादन भी कम होता है, ज्यादा फायदा भी नहीं है, गहन कृषि की तरह कृषि नहीं होती है, जूमिंग कृषि है। यूं तो बड़े स्तर पे पर्वतीय प्रदेश में यहाँ कृषि तो लोग चिमाता भी बोल देते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस राज्य में इसको यहाँ स्लैश भी बोल देते हैं, बर्न भी बोल देते हैं। तराई प्रदेश को छोड़कर, यहां थोड़ा बहुत तराई प्रदेश है, तराई प्रदेश को छोड़कर यहां कंप्लीट एरिया में यहां पर पर्वत ज्यादा मैदान वगैरह है नहीं, नदियां भी यहां पर घाटियों में बहती है। ये विशेषता है दोस्तों। आतंकवाद पूर्वी साइड में, आपको पता है पूर्वी साइड में आतंकवाद से प्रभावित तो ये है ही है। तो इस तरह की विशेषता आपके दोस्तों इस राज्य की आती है। तो देखो आपकी बड़ी बड़ी बात कंप्लीट हो चुकी है। और जब एक सभी राज्यों का मैं ऑल ओवर आपके सामने रिव्यू लेकर आऊंगा, तो उस ऑल ओवर रिव्यू के अंदर भी अपनी इस बात को कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अपनी यही समाप्त, छोटी सी क्लास थी पर इंपॉर्टेंट थी। नागालैंड राज्य आपका कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे।